स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है भाई। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर या फिर वायर। अच्छा भाई, एरिया हम क्या ले सकते हैं? ये क्या है? सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। अगर इसको हम डायमीटर में कन्वर्ट करें, हम डायमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू, डायमीटर का हाफ होता है, तो पाई आर की जगह डी बाई टू और इसका होल स्क्वायर, मीन्स पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये आ गया। अच्छा, अब देखो, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया है कि हम क्या बढ़ाएं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो डायमीटर ऑफ द वायर इफ इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस इज विल बी डिक्रीज। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर आपका आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको रेजिस्टेंस दे दिए 1, 2 एंड 3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीन रेजिस्टेंस दे दिए, तीनों को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बताओ भाई, इसका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी करेंगे आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर हमने क्या किया? स्विच को ऑन करके छोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। एक कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट causing द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। मतलब जो वायर है उसके अंदर वो क्या हो रही है? गर्म हो रही है, हॉट हो रही है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, गर्म होने से क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब आपसे पूछा गया है कि जो उस सर्किट के अंदर जो वायर है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या फिर पहले इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। एक मेटल होता है, एक मेटल को हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। ये तीन तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। सेमीकंडक्टर का आप खुद निकालोगे कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये आपका होमवर्क मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा भाई देखो, इसके अंदर हमने अभी जो स्टार्टिंग में किया था तब हमने क्या बोला था? 20 नंबर की हमारी फिजिक्स आएगी। अभी 20 नंबर इसके अंदर डिवाइड कैसे हो रखे हैं? तो आपके जो एक एक नंबर के हैं वो 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, जिसमें आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन भी मिलेंगे। अब ये 5 एमसीक्यू के अंदर 3 तो सिंपल आएंगे, 3 या 4 सिंपल होंगे, और एक आएगा आपका असर्शन एंड रीजन वाला, ठीक है भाई। आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक असर्शन में होगा, एक रीजन में होगा, और रिजल्ट में या एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से एक गलत है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हो गया आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के भी आएंगे। एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ का। 4 नंबर का क्वेश्चन पैराग्राफ के ऊपर आएगा, पैराग्राफ रीड करो, उसके बेस पे आप आंसर करो, ठीक है। एक 5 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, ठीक है भाई।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो भाई, एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे आ सकता है इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब आप कितना जल्दी काम कर रहे हो। एक काम है एक काम है आप 2 मिनट में करते हो, दूसरा स्टूडेंट उसको 5 मिनट में करता है, तो किसकी पावर ज्यादा है? जो जल्दी करेगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब वर्क को हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा भाई, पावर क्या होती है? अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चलें तो पावर इज इक्वल टू वी आई, ये होता है। ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर। ये कहां से आया है? ओम्स लॉ से। अगर इस फॉर्मूले को उठा के हम इसमें पुट कर दें तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? P इज इक्वल टू वी की जगह आई आर मल्टीप्लाइड बाय आई, देन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, पावर का एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर यहां से हम I की वैल्यू निकाल दें देन V अपॉन आर इज इक्वल टू आई हो गया। ठीक है। अब ये I की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या आया? P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड I की जगह पे V अपॉन आर, ये बन गया V स्क्वायर बाय आर। अब हमसे पूछा गया है कि एक बल्ब है जो 220 वोल्ट वोल्टेज ले रहा है और 100 वाट इसकी पावर है, ये गिवन है। अब आपसे पूछा गया कि अगर इसको 220 की जगह 110 पे चलाया जाए, अगर हम वोल्टेज 110 दें तो ये कितनी पावर लेगा? जब 220 पे चला रहे थे तो 100 वाट पावर ले रहा था, लेकिन जब हम इसको 110 पे चलाएंगे तो ये कितनी पावर लेगा? क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह का एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है कि पेपर में आता है। अब यहां से हमें पावर निकालनी है, तो ये क्या है? वोल्टेज, ये पावर। P इज इक्वल टू वी आई। क्या हमसे करंट पूछा गया है? हमसे करंट तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो पावर ही पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो बल्ब है उसके अंदर कितना करंट गया या तो वो निकालेंगे, या फिर जो बल्ब है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ये निकाल दिया। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है? 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 आर। आर को ऊपर ले जाओ यहाँ पे और पावर को नीचे ले आओ। पावर कितना है? 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, देन रेजिस्टेंस कितना आ गया? 22 मल्टीप्लाइड बाय 22, 44 44 484 ओम, 484 ओम आ गया। ये तो इसका है, यहां से लेके यहां तक। जब हम बल्ब को 220 वोल्ट पे चला रहे थे, 100 वाट इसकी पावर थी, तब इसका रेजिस्टेंस कितना था? 484 ओम। क्या हमने बल्ब का फिलामेंट चेंज किया? तो हमने बल्ब का फिलामेंट तो चेंज नहीं किया। जब हम इसको 110 पे चलाएंगे हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। अब हमको पावर निकालनी है। वोल्टेज कितनी गिवन है? 110। इसका स्क्वायर करेंगे तो 110। रेजिस्टेंस कितना है? 484। इससे निकालेंगे 11 पे गया 44 4, पावर आ गई 25 वाट। ठीक है भाई। अब यहां से हम क्या देखते हैं? पावर की यूनिट देखो। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना, एक आधा क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए कि पावर की यूनिट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे गिवन है पावर की यूनिट क्या है? वोल्ट। अगर आपसे पूछी जाए कि पोटेंशियल की यूनिट क्या है, तो ये वोल्ट गिवन है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अगर हम इसको 110 वोल्ट पे चलाएंगे तो इसके अंदर कितनी पावर आएगी? 25। अब यहां से पावर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन आ गया, पावर और करंट के बीच में रिलेशन आ गया। इसी तरह से अगर हम एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना चाहें, जब हम करंट को चलाते हैं तो वो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करता है। देन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी, करंट, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है। और ये क्या है?
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है या इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन रहता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं पहले भी जो वीडियोस हैं उसके अंदर बहुत बार करवा चुका, तो अब नहीं करवा रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने एक चीज पढ़ी है कि जब करंट चलता है तो वो क्या करता है, चीजों को गर्म तो करता है, रेजिस्टेंस होगा तो वो गर्म करेगा। लेकिन अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट चलता है तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज अ मैग्नेट। अब मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर ऐसे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अच्छा, इस मैग्नेट के ऊपर एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या कर सकता है, कैन अप्लाई फोर्स, कैन अप्लाई फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड से ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या करेगा, किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है या रिपेल कर सकता है। अगर ये रिपेल करेगा या खींचेगा तो इसके अंदर एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल भी जनरेट होगा। भाई मान लिया मैग्नेट है, अगर हम करंट चलाते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, वो मैग्नेट को या किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके अंदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट हो गया। अब नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर करती हैं, साउथ पोल से एंटर करती हैं। इस इससे तो एंटर किया, इससे बाहर निकल गया, क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो होती है। इसके अंदर से ऐसे चल के जाती है, कंटिन्यूअस लूप बनाती है। अगर पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लूप बनाती है। अच्छा भाई, एक चीज और, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कट कर सकती है, दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या आपस में कट कर सकती हैं, तो आंसर है नो, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा भाई, ये तो बता दिया नहीं कर सकती, रीजन क्या होगा, अगर ये इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये आपका 2 नंबर का आंसर आ गया। अच्छा भाई, अगर आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको कितने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है, तो आपको 30 से लेके 50 वर्ड्स तक लिखना है। इससे ज्यादा लिखोगे तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, इतने तक ही चेक करेंगे। ठीक है, 3 का कितने में है, 50 से लेके 80 तक, 5 वाला 80 से 120 तक। ये वर्ड आपके डिस्क्राइब किए गए हैं कि इतने नंबर के क्वेश्चंस को आपको इतने वर्ड्स तक ही लिखना है, इतने में ही निकालना है। ठीक है, अच्छा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमको पता कैसे चलता है, ये क्लास के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है, उसके नीचे हमने क्या किया, मैग्नेट लगा दी। ठीक है, मान लिया ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, इसके नीचे हमने मैग्नेट रख दी और इसके ऊपर आयरन फिलिंग मतलब आयरन का चूरा रख दिया, और जैसे ही हम इसको ऐसे जेंटली टैप करेंगे तो ये अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगा। तो ये जो सर्कल बने हैं, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स।
ठीक है, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये सर्कल क्या शो कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता। क्वेश्चन किसके ऊपर आता है कि जब करंट चलता है, व्हेन करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, it produces magnetic field around it, magnetic field around it, वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब आपसे क्या पूछा जाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ऐसे दिया गया कि ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये एरो क्या है? करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे? एक सेकंड देखो, इसके ऑप्शन होंगे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द वायर। अब इस वायर के परपेंडिकुलर तो ये हो गया, क्या ऐसी होगी? बी। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका? रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लाइन या फिर फ्रॉम द वायर। रेडियल कैसी होती है? इस तरह से, ऐसे एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, इस तरह की को हम क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक पॉइंट पे जाके मिले। ठीक है भाई, इसका सी क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, मतलब ऐसे इसके पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। फोर्थ क्या है? फोर्थ है कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। देखो भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके तरफ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? ऑप्शन गिवन है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, ये वाली, ये परपेंडिकुलर है इस वायर पे। सेकंड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का। थर्ड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, ये वायर है इसके पैरेलल ये आ गया, क्या ऐसी बनेगी? एंड फोर्थ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, इस वायर के चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाएगी। कौन सा आएगा? तो इसका आंसर है ये। लेकिन इस आंसर को हम निकालते कैसे हैं? आंसर क्या है? ये वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। लेकिन कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा क्या है? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब देखो ये किसके अंदर है, ये इसके ऊपर है, तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? आपका सीधा हाथ लो, कंडक्टर को, कंडक्टर को लो, जिसके इसके अंदर जहां करंट जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपना थंब करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर दो, ये आ गया। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर होगी, देखो फिंगर कैसे कर्ल कर रही है, इस तरह से, ये देखो ऐसे कर्ल कर रही है। तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों तरफ फिंगर को कर्ल करते हैं तो ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, तो हमारा ये आंसर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कहां मूव करेगा, कहां पे टर्न करेगा। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या करते हैं? तीनों फिंगर्स हैं, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फर्स्ट फिंगर क्या शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
मिडल फिंगर किसको शो करेगी? करंट को। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। थंब विल शो फोर्स। ठीक है भाई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक क्वेश्चन आपका आता है मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस इक्वेशन। अब मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मिरर फॉर्मूला। एंड लेंस इक्वेशन क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब जो ये सिंबल है v, f एंड u, ये क्या है? f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, या आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। घुमा के कैसे? अच्छा, इसके अंदर एक एक वर्ड और आता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होता है? तो इसको हिंदी में समझो। ये कम से कम वो डिस्टेंस है जहां पे हमारी आंख किसी भी चीज को क्लियरली सीन कर सकती है। जैसे ये पेपर पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको मेरी आंख के पास लेके आता जाऊं तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब मेरी आंख इतनी एबल नहीं रहेगी कि हर वर्ड को अलग अलग करके पढ़ सके। ठीक है, तो जो कम से कम डिस्टेंस होगी ना जहां पे वो अलग अलग पढ़ सकती है, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कम से कम वो डिस्टेंस जहां पे हम चीजों को अलग अलग करके देख सकते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन आइज के लिए ये कितनी होती है? ह्यूमन आइज के लिए ये होती है 25 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, अब इसी टॉपिक के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है। क्या आता है? किसी का भी नाम दे देंगे आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, रवि, रिया, समथिंग, एनीबॉडी। मतलब रवि है, वो क्या करता है? वो एक वर्ड को, एक चीज को पढ़ने की कोशिश करता है, एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है, बट वो इतना एबल नहीं है कि वो उसको पढ़ पाए। जस्टिफाई योर आंसर। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? आप अपना आंसर दो। उसका आंसर क्या आएगा? ये, क्योंकि उसने उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से आगे पकड़ा हुआ है, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रहा। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या है? नोट करो क्वेश्चन को। देखो भाई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्या आता है? ये, रोहित wants to have an erect image of object using a converging mirror of focal length। कोई भी फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। अब रोहित क्या चाहता है? उसकी एक इरेक्ट इमेज मिले, फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर मान लो, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अब आपसे पूछा गया है कि उसको इरेक्ट, अच्छा जो इमेज बन रही है ना, उनकी दो क्वालिटी होती है। पहली, वो इरेक्ट हो सकती है, इरेक्ट का मतलब सीधी, या फिर वो इन्वर्टेड हो सकती है। इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट, उल्टी। दूसरा, जो इमेज बनी है वो कैसी हो सकती है? वर्चुअल हो सकती है। वर्चुअल का मतलब, और एक क्या होती है? रियल। रियल का मतलब जो रियली बने। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझो कि जो इमेज है वो बनती कैसे है। मान लिया हमारे पास एक ये लेंस है, यहाँ पे तो मिरर गिवन है ना, ये मिरर, बट हम एक बार लेंस लेके चलते हैं। ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ये पोल। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा। अब यहां से एक लाइट ऐसे निकली, इसके यहां से कन्वर्ज होगी और ऐसे निकल गई। ठीक है भाई, एक लाइट इसके सेंटर से पास होगी जो सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो ये लाइट जहां पे मिल रही है, जहां पे एक्चुअली कट कर रही है,
अगर दो लाइटें या दो लाइन आपस में रियल में कट करती हैं तो उसको बोलेंगे कि ये रियल इमेज है। अगर हमको लगे बट रियली कनेक्ट ना हो, रियली कट ना करे, और हमको लगे कि ये कट करिए, तो वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे सीधा रखा था, इसको हमने नाम दे दिया, इसका ये पॉइंट क्या है? ए, और इसका ये पॉइंट क्या है? बी। अब ए से जो लाइट निकली वो सीधी ऐसे गई, मतलब ये वाली लाइट तो यहाँ पे पहुंच गई। बी से जो लाइट निकली ये कहाँ पहुंची? यहाँ पे। तो इसको हमने नाम दे दिया, ये ए डैश है, ये बी डैश है। ए बी सीधा था, ए डैश बी डैश कैसा आ गया? इन्वर्टेड आ गया, राइट। रियल में कट कर रहा है तो ये कैसी इमेज है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। क्लियर? अब देखो दूसरी इमेज बना के देखते हैं हम। हमने क्या किया? फिर से एक लेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा छोटा। अब देखो ये क्या करेगा? इस लाइट को बेंड करेगा, और ये लाइट कहाँ से पास होगी? फोकस से। एक लाइट को हमने यहां से पास किया। अब देखो ये इन दोनों के बीच का गैप है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्या ये आपस में कट करेगा कहीं? तो आंसर नहीं करेगा। जब हम इसको बैक ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे कट कर जाता है। अगर हम हमारी आंख यहाँ पे रख के देखें तो हमको क्या दिखेगा? कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, ए एंड बी। अब देखो ए से जो लाइट निकली वो यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, और बी से जो लाइट निकली वो यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट भी सीधा था, इमेज भी सीधी बन रही है। इस इमेज को कैसा बोलते हैं हम? इरेक्ट इमेज। और जो इमेज रियल में कट करके ना बने उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। लाइट रियल में तो कट नहीं कर रही थी, बैक करने के बाद लगा के कट कर रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। अच्छा भाई, इसके ऊपर